सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन आपने एवेन्यू सुपरमार्ट में मॉर्निंग में गिरावट विटनेस किया होगा और वो गिरावट की वजह से इन्वेस्टर्स को तो काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ ही है। बट वो सेम चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं राधाकिशन दमानी के लिए भी, क्योंकि उनके नेटवर्थ से आज के दिन 6100 करोड़ वैनिश हो चुकी है। क्योंकि डीमार्ट में काफ़ी अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है और डीमार्ट का अच्छा खासा स्टेक उनके नेटवर्थ को दिखाता है। अब देखो दोस्तों, गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के Q4 के अर्निंग्स, जो कि मार्केट के हिसाब से हमें देखने को नहीं मिले। बट ऐसा भी नहीं है कि कंपनी के अर्निंग्स हमें बहुत ख़राब देखने को मिले हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा था। अगर एस्टिमेट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उसको भी इसने बीट किया था। 16.7% की ग्रोथ हमें इनके रेवेन्यू में देखने को मिली थी। बट जो मार्जिन्स था वो हमें सरप्राइज़ करता हुआ दिखा, क्योंकि मार्जिन्स में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दिखी। और देखो दोस्तों, डीमार्ट का जो मार्जिन है वो हमें सिंगल डिजिट में देखने को मिलता है। ठीक है, डबल डिजिट में मार्जिन नहीं है कि 1-2% से अगर गिर जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल डिजिट में अगर मार्जिन है तो 1% से भी अगर गिरेगा तो कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी बुरा गिर जाएंगे। और देखो, इनके जो मार्जिन है वो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.8% यानी कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। 6.8% का EBITDA मार्जिन इसने रिपोर्ट किया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है FMCG सेक्टर में या फिर कैटेगरीज में आप बोल सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने भी अपनी जो एस्टिमेट रखी थी इस कंपनी के ग्रोथ को लेकर, लाइक 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसने 7% से कट कर दिया है। और जो एस्टिमेट कट होने की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, तो अक्सर उन सारी चीज़ों का असर जो है वो स्टॉक में कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिलता नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डीमार्ट को फ्यूचर में थोड़ा सा रिकवरी दिला सकता है, और वो है इंडिया का इन्फ्लेशन। अब इंडिया के इन्फ्लेशन के डेटा को देखोगे, अभी जो रिसेंटली पब्लिश हुआ था पिछले महीने, उसमें हमें नंबर देखने को मिली थी 3.34%, जो कि नियरली 6 ईयर लोएस्ट पे है। यानी कि इंडिया की इन्फ्लेशन अगर कम होती हुई दिख रही है तो डीमार्ट जैसी कंपनीज जो कि कम मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है, कॉम्पिटिशन के बढ़ने के बावजूद भी अपने मार्जिन्स को आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा रिकवर करती हुई नजर आ सकती है। सो एज ए डीमार्ट इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों पर आप चाहो तो थोड़ा ध्यान एंड रिसर्च कर सकते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अलावा अगर हम बात करें किसी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि वो डिफेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर वाली है या फिर प्राइवेट वाली है। क्योंकि एक डेटा पब्लिश हुआ है जिस डेटा में ये मेंशन किया गया है कि Q4 के जो अर्निंग्स आने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की वो ज़बरदस्त आने वाले हैं। अभी हमने देखा पारस डिफेंस के Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट हमें 94% से ग्रो करता हुआ नजर आया। और 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 35 से लेकर 44% के बीच में हमें देखने को मिली। सोलार इंडस्ट्री जो अपने रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी वो 30% ग्रोथ दिखा सकती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL Q4 में जो अपने रेवेन्यू ग्रोथ हमें दिखाएगी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डी ग्रोथ हो सकता है, बट Q&Q बेसिस पे 88% की जंप हमें देखने को मिल सकती है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर 44% से ग्रो करते हुए नज़र आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है कि जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी है लाइक पारस डिफेंस और जो
पब्लिक प्लेयर हैं लाइक हमारी HUL, मैज़गॉन, ये सारे, तो उसके बीच में एक ग्रोथ डिफरेंस दिखेगा और वो ग्रोथ डिफरेंस ऐसा रहेगा कि प्राइवेट डिफेंस कंपनी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी पब्लिक प्लेयर्स को। एनालिस्ट की फोरकास्ट ये है कि जो ग्रोथ रहेगा एनुअली प्राइवेट डिफेंस कंपनी का वो 25 से लेकर 40% के बीच में देखने को मिलेंगी, और वही पब्लिक प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ पर 15 से लेकर 18% की ग्रोथ देखने को मिलेंगी। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है, और दोनों में अगर डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है तो किसी में कम तो किसी में ज़्यादा पैसा बनेगा, बट अच्छी बात है कि पूरा सेक्टर ग्रो करेगा। इसको लेकर मार्केट पूरी तरह से श्योर शॉट नज़र आ रही है। अब इसके अलावा दोस्तों HUL के Q4 के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो HUL ने रिसेंटली बताया था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में वो रिपोर्ट करने वाली है 30,400 करोड़ का रेवेन्यू, और इस 25 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर के रेवेन्यू को आप ऐड कर दो और जो नंबर निकल के आएगा उस नंबर को सिंपली आप इससे माइनस कर दो। इससे आप ये उम्मीद कर लेंगे कि Q4 में कंपनी के रेवेन्यू क्या दिख सकते हैं। तो ये जो फिगर निकल के आएगा वो करीब 13,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि Q1Q बेसिस पे अगर हम देखें तो 88% से बढ़कर देखने को मिलेंगी। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिख सकता है। बट ये सेम चीज़ हमें मार्जिन्स में भी देखने को मिलेंगी, और ये सेम चीज़ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी होता हुआ देखने को ना मिले। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो सकता है फ्लैट या फिर ग्रो करता हुआ नजर आ जाए, और Q1Q बेसिस पे नेट प्रॉफिट में एटलीस्ट 200% की जंप तो हम विटनेस कर ही सकते हैं, क्योंकि डिफेंस कंपनी का जो Q4 है वो बेसिकली ज़्यादा बेटर होता है बाकी किसी भी क्वार्टर के मुकाबले। और इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स की वजह से दोस्तों 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को अच्छी खासी डील्स भी मिलती हुई दिख सकती है, जो कि 2025 के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी बेटर भी हो सकता है। तो जो भी डिफेंस कंपनी आप होल्ड करते हैं तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान एंड रिसर्च आप चाहो तो कर सकते हो। और देखा जाए तो 52 वीक हाई से 19% के आसपास की गिरावट इस कंपनी में दिख रही है अभी भी, और वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी 50 के आसपास देखने को मिल रही थी, अभी 35 के आसपास देखने को मिल रही है। तो कंसिस्टेंसी अगर देखने को मिली पहले की तरह इनकी EPS में आगे भी, तो फिर ये वैल्यूएशन अगर स्टिक्ट रहता है तो फिर स्टॉक में परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब KEI इंडस्ट्रीज़ आज के दिन परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा डिलीवर की है, तो कल के दिन इसके अर्निंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं किसी भी कंपनी के तो उसके बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट अच्छा चीयर करती हुई नज़र आती है, और किसी भी कंपनी के अर्निंग्स आने से पहले अगर मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की उम्मीद है कि वो कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और यही उल्टा कर दो, अगर ख़राब परफॉर्मेंस दिखे तो उम्मीद ये है कि नंबर्स ख़राब आ सकते हैं। अब इसके EPS की बात करें तो 20.49 की उम्मीद है, और रेवेन्यू की बात करें तो 2,750 करोड़ की उम्मीद है, जिसको अगर हम कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से तो Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू हमें ग्रो करता हुआ ही देखने को मिलेगा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। और इस बार जो 20 के आसपास का EPS रिपोर्ट होगा वो वन ऑफ द बेस्ट EPS होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट। ठीक है, मतलब 20 की EPS अगर रिपोर्ट ये कर देती है तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर हमें KEI इंडस्ट्रीज़ की तरफ से देखने को मिलेंगी। और दोस्तों इस कंपनी के नंबर हमें ऐसा नहीं कि अभी ही देखने को मिल रहे हैं अच्छे, कंसिस्टेंसी इस कंपनी में काफ़ी पहले से ही देखने को मिल रही है, जो कि पिछले 10 साल के सीजर में भी दिखता है, 5 साल में भी दिखता है, 3 साल और 1 साल में भी देखने को मिलता है। सो KEI इंडस्ट्रीज़ के नंबर अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट होंगे Q4 के नंबर्स जितने भी कंपनीज़ के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों Naukri.com या फिर बोल सकते हैं इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जिसने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसका एक्स डेट इसने 7 मई यानी कि परसों के दिन का रखा है। तो कल के दिन तक जो भी शेयर होल्डर होगा इस कंपनी का वो स्प्लिट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होगा। 1 के बदले 5 इक्विटी शेयर कंपनी देगी, 10 के बदले 50 और 50 के बदले बोल सकते हैं 225 शेयर्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।